नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 16 सितंबर 2020 की वर्कशीट्स को। आज वर्कशीट नंबर 32 आई है आपके पास। ये कक्षा 9 हिंदी मीडियम का वीडियो है। आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है गणित में, और वो है प्रायिकता। तो इससे पहले कि चैप्टर शुरू करें, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने क्रिकेट का मैच खेला होगा, और क्रिकेट का मैच खेलने से पहले आप टॉस करते हैं। टॉस करते हुए सिक्का उछालते हैं, और सिक्का उछालने पे आप सामने वाले से कहते हैं कि बता क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। और सामने वाला व्यक्ति या तो हेड बोलता है या टेल बोलता है। सिक्का गिरने पर हेड या टेल में से कोई एक जो सिरा होता है, जो फेस होता है, जो हिस्सा होता है, वो ऊपर दिखता है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि सिक्का उछलने पर हेड या टेल, समझ रहे हैं, चिट या पट आने की संभावना क्या है? क्या ऐसा चांस है कि सिक्का उछालने पर हेड ज़्यादा बार आ सकता है, या सिक्का उछालने पर टेल ज़्यादा बार आ सकता है, या दोनों के ही आने की संभावना बराबर है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, दोनों ही चीज़ों के आने की जो संभावना है वो बराबर है, और इस संभावना को हम कहते हैं प्रायिकता। तो हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या और प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या। जब परिणाम संभवित हैं, यानी कि अगर संभवित हैं, जैसे मैं कहता हूँ सिक्का उछालने पर पासे में 6 आने की क्या प्रायिकता है? अरे भैया, सिक्का उछालने पर पासे में 6 कहाँ से आ जाएगा? तो सिक्का उछालने पर पासे में 6 आने की प्रायिकता 0 है, 0। और ऐसी संभावना को हम कहते हैं असंभव संभावना। तो आइए समझते हैं उस संभवित परिणाम या घटना क्या होती है। एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के 2 संभावित परिणाम होते हैं, चित यानी कि हेड, पट यानी कि टेल। एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2, एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2। हम सिक्का उछालने के प्रयोग में हमने देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या प्रायिकता एक ही है, अतः प्रयोग के यह दोनों परिणाम संभावित कहलाएंगे। जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने की संयोग या प्रायिकता एक ही होती है, तब ऐसे परिणामों को संभावित परिणाम कहते हैं। मतलब प्रायिकता, मतलब निकलने की प्रायिकता। अब एक पासे को फेंकने पर विचार करते हैं। तो बेटा, अगर पासा फेंका जाए तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर हम पासा फेंकें तो पासा फेंकने पर क्या हो सकता है? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6। छुट्टियों का टाइम है, लूडो सबने खेला होगा, तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। समझ रहे हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कि परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, 2 कितनी बार आता है? 1 बार। और कुल कितनी संख्याएं हैं? 6, तो 1/6। परिणाम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, 5 भी एक ही बार आया, और कुल परिणाम 6, तो 1/6। क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभवित हैं? जी हाँ, सभी समसंभवित हैं। अगला है कि एक थैले में 4 लाल गेंदें, 2 पीली गेंदें। ये गेंद रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार एक जैसी हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि लाल गेंद के आने की प्रायिकता क्या है? तो 4 लाल गेंदें हैं, तो 4 बटे में कुल कितनी गेंदें हैं? 4 लाल 2 पीली, 6, 4/6। और पीली गेंद के आने की तो पीली 2 ही हैं, और कुल गेंदें 6। तो इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभवित हैं? जी हाँ, सभी परिणाम जो है वो संभवित हैं। अब अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। तो अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो साथ साथ ही नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न आपके सामने हैं, और मैंने इन अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व भी कर रखा। तो पहला प्रश्न है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। तो देखिए, 2 सिक्कों को उछालने पे क्या क्या आ सकता है। तो अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में ही हेड आ जाए, HH, या पहले वाले में हेड आए और दूसरे वाले में टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ जाए और दूसरे वाले में हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों में ही टेल आ जाए। तो 2 सिक्कों को उछालने पर जो परिणाम आएंगे वो आपके सामने हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। वो कहते हैं 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं। एक पर्ची में एक संख्या, बक्से में पर्चियों को अच्छी प्रकार से मिलाकर उसमें से पर्ची निकाली जाती है।
संख्या 5 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी, और दूसरा है कि 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। तो पहले देखते हैं कुल पर्चियाँ कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर्चियाँ हैं। संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, संख्या 5 बटे में कुल संख्या। संख्या 5 की तो एक ही पर्ची है और कुल संख्याएं 10, तो 1/10। ऐसे ही 6 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 7 8 9 10, तो प्रायिकता हो जाएगी 6 से बड़ी संख्या बटे में कुल संख्या। 6 से बड़ी संख्याएं हैं 7 8 9 10 यानी कि 4, कुल संख्याएं 10, प्रायिकता हो गई 4/2, काटा तो 2/5। तो ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट आज की सॉल्व हो गई। छोटी सी वर्कशीट, छोटा सा सॉल्यूशन। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी जो दूसरी वर्कशीट है वो विज्ञान की है, और आज हम गति पढ़ रहे हैं। गति हम पिछली क्लास में भी पढ़ रहे थे, ये भी वर्कशीट नंबर 32 ही है। तो जिज्ञासा दीदी, क्या हम किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से भी प्राप्त कर सकते हैं? तो दीदी कहती हैं कि ज्ञान, हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति एक समान या असमान होती है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है उसे एक समान चाल कहते हैं। चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी वस्तु की एक समान चाल की दूरी ग्राफ में एक सीधी रेखा होती है, जबकि असमान चाल की दूरी ग्राफ में एक वक्र रेखा होती है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उतनी ही उसकी चाल होगी, तो जितने ढाल अधिक उतनी चाल अधिक। हम एक समान चाल में से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। एक समान चाल से गतिशील किसी भी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई दो बिंदु ए और बी निरूपित कीजिए। अब ए और बी से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर समांतर रेखाएं खींचिए। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर त्रिभुज ए बी सी बनाती हैं, जिससे ए सी एक्स अक्ष पर समांतर T2 T1 बी सी वाई अक्ष पर S2 S1 दर्शाता है। वो वस्तु ए से बी तक जाने में, अब इतनी बड़ी कहानी आपने पढ़ी, तो मैं जानता हूँ आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आपको समझाते हैं। बेटा ये एक दूरी समय ग्राफ है। ग्राफ दो तरीके के होते हैं, एक दूरी समय ग्राफ होता है और एक गति समय ग्राफ होता है। जब हम यहाँ पर दूरी बनाते हैं तो ये दूरी समय ग्राफ बनता है। जब हम यहाँ पे गति बना देंगे तो ये गति समय ग्राफ बनेगा। समय जो है वो हमेशा यहीं रहता है। जहाँ से वस्तु ने चलना शुरू किया हम वहाँ अपना पहला बिंदु बनाते हैं, इसे हम प्रारंभ बिंदु कहते हैं, और जहाँ तक वस्तु जाती है वहाँ तक उसे बनाते जाते हैं। और किसी भी दूरी समय ग्राफ, जो दूरी समय ग्राफ होता है, इस ग्राफ की जो सीधी रेखा होती है वो रेखा हमें गति देती है। तो इस रेखा का उपयोग करके हम किसी वस्तु की गति की भी गणना कर सकते हैं। कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, दिया गया दूरी समय ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है। जैसे यह कार ए से बी तथा एक समान गति से चली, फिर बी से सी विराम अवस्था में रही। देखिए यहाँ 0 से, ये ए है तो ए से बढ़ा सीधा ऊपर की तरफ गया, इसको कहते हैं, ये दर्शाता है एक समान गति। फिर बी से सी सीधी लाइन, इस तरीके की सीधी लाइन दर्शाती है विराम अवस्था। फिर सी से डी जो दोबारा क्या आया, दोबारा एक समान गति। अगर सीधी रेखा है तो वो होगी एक समान गति। तो ध्यान से इस ग्राफ को हमने समझ लिया। नीचे दिए गए दूरी समय ग्राफ में ग्राफ ए वस्तु की एक समान चाल को दर्शाता है, ग्राफ बी वस्तु की असमान चाल को दर्शाता है, और ग्राफ सी वस्तु की विराम अवस्था को दर्शाता है। तो एक समान, असमान और विराम अवस्था। चलिए अब अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। तो स्वयं जांच कीजिए। पहला प्रश्न है कि दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति को दर्शाता है, इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है। तो मैंने कहा जी, कार द्वारा तय की गई दूरी है 60 मीटर और कार द्वारा लिया गया समय है 6 सेकंड। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी डिवाइड बाय समय या दूरी बटे समय। 60/6 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो जो वस्तु की चाल है वो चाल हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है कि एक समान और असमान चाल में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने कहा समान गति की दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है और असमान गति वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा होती है। मतलब जो एक समान गति उसकी सीधी रेखा, असमान गति की रेखा सीधी
नहीं होती। एक समान चाल में समय के बराबर अंतराल में समान दूरी को कवर होती है, जबकि असमान चाल में असमान दूरी कवर होती है। कहने का मतलब ये है कि एक समान चाल में क्या मतलब होता है कि बराबर समय में बराबर दूरी, जबकि असमान में ऐसा नहीं होता। कर लीजिए इसको नोट डाउन। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। वाह। तो तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसका दूरी समय ग्राफ बताइए। वस्तु विराम अवस्था में, तो बेटा विराम अवस्था में ये वाला ग्राफ बनेगा, और असमान चाल से गतिशील वस्तु ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है, आपकी स्क्रीन पे कीजिए नोट डाउन। और चौथा है कि दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाता है। दूरी समय जो दूरी समय ग्राफ होता है उसकी ढाल आपको देता है एक ऐसी चीज़ जिसे हम कहते हैं गति। तो आपके चारों प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया आज की वर्कशीट के। कीजिए फटाफट इनको नोट डाउन। चलिए बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अगली वर्कशीट जो है आपकी वो है हिंदी की, और आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित एक जो कविता है उसको पढ़ेंगे, कैदी और कोकिला। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। कविता है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू का चरख चूं जीवन की तान, मिट्टी की उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट का जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इस कविता में अगर आप देखेंगे तो आपको स्वतंत्रता सेनानियों के जो हृदय का दर्द है, जो वेदना है, वो आपको साफ समझ में आएगी। स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस अंधकार में भरी रात में गाना या चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इस वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया। इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम इसे भी इस जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती, अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलाने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की का स्वतंत्रता गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरखा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। इसी वजह से दिन से हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब सा आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो,
क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इसका भावार्थ है कि इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गाकर भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है ताकि वे अंग्रेज़ों की परतंत्रता से मुक्ति पा सकें। तो ये कविता हमने पढ़ी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। तो प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो बेटा, उस समय जेलों में कैदी को भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। कैदी को रहने के लिए एक तंग कोठरी दी जाती थी जिसमें ठीक से रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। कैदी से कोल्लू चलवाया जाता था और पत्थर तोड़वाए जाते थे। कैदी को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। कैदी के लिए रोना भी मना था। इसका भाव स्पष्ट कीजिए। ये पहला प्रश्न हमने किया। तो ये यातनाएं आपने देख ली किस तरीके की यातनाएं उन्हें मिलती थी। अब दूसरा प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस पंक्ति में कवि ने कैदी पर हो रहे अत्याचार के बारे में लिखा। कैदी से कोल्लू चलवाया जाता था। दूसरे शब्दों में कैदी से किसी बैल की तरह काम लिया जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कैदी को लगता था कि कोल्लू चलाकर वह ब्रिटिश हुकूमत की अकड़ को मिटा रहा है। तीसरा प्रश्न है कि आधी रात में कोयल की चीख से कवि का क्या आदेश है? आधी रात में कोयल की चीख से कवि की यह आशंका है कि कोकिला को किसी प्रकार का कष्ट या कोई गंभीर संदेश लेकर आई है अथवा वह कवि से सहानुभूति प्रकट करने आई है। तो ये आधी रात को जो वो चीखी उसका यह भी पर्याय है। चौथा प्रश्न है कि कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों से व्यक्त किया है? उन पंक्तियों को लिखिए। तो वो पंक्तियां हैं कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तो हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट में 4 प्रश्न थे। हमने चारों को डिस्कस कर लिया। अब मिलेंगे बच्चों आपसे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।